चलिए आज एक विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक ताने बाने को समझते हैं, परत दर परत। और ये पड़ताल पूरी तरह से आंकड़ों और जमीनी हकीकत पर आधारित होगी। मतलब कोई पक्षपात नहीं, सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण। आज हमारी पड़ताल का केंद्र है राजस्थान का शेखावाटी इलाका और वहां का मंडावा विधानसभा क्षेत्र। तो आइए इस क्षेत्र की राजनीति की गहराई में उतरते हैं। देखिए, राजनीति का एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है। अगर लोगों की सेवा करनी है तो पहले उस जमीन को, वहां के आंकड़ों को और उसके इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जमीन की आवाज सुनेंगे, फिर आंकड़ों की कहानी समझेंगे, इसके बाद ताकत और कमजोरियों को परखेंगे, पिछले चुनावों की गूंज सुनेंगे और आखिर में शासन के खाके पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। जमीन की आवाज, मतलब मंडावा के वो सामाजिक आर्थिक पहलू जो असल में वहां की राजनीति की दिशा तय करते हैं। अगर आप इस टेबल को देखें तो मंडावा पर जो बाहरी और भीतरी दबाव है, उनकी एक साफ तस्वीर उभरती है। एक तरफ राज्य और केंद्र सरकार के राजनीतिक खींचतान है, तो दूसरी तरफ गांव देहात का संकट, बेरोजगारी और पानी की भारी कमी जैसी जमीनी हकीकतें। यही वो मुद्दे हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं और उन्हीं से उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं भी तय होती हैं। और जब हम सीधे लोगों से पूछते हैं तो पता चलता है कि 3 मुद्दे सबसे ऊपर हैं। पहला, खेती और रोजगार, जिसका असर बहुत ज्यादा है। दूसरा, पानी और सफाई। और तीसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य। यकीन मानिए, यही वो असली मुद्दे हैं जो किसी भी नेशनल हेडलाइन से ज्यादा वोट देते वक्त लोगों के दिमाग में होते हैं। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत की बात। अब चलिए उन आंकड़ों पर आते हैं जो उस राजनीतिक मैदान की असल तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। 2023 में मंडावा में कुल वोटर्स की संख्या थी 2,48,549, करीब 2.5 लाख। ये नंबर सिर्फ मैदान का आकार ही नहीं बताता, बल्कि ये भी दिखाता है कि यहाँ हर एक वोट समूह कितना अहम है। और इन 2.5 लाख लोगों में से करीब 74.5% लोगों ने अपना वोट डाला। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को लेकर कितने सजग हैं। अब बात करते हैं जीत के अंतर की। पिछले चुनाव में ये अंतर था 18,717 वोटों का। हाँ, ये एक निर्णायक अंतर है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि इसे पाटा ना जा सके। किसी भी चैलेंजर के लिए ये आंकड़ा चुनौती का स्तर साफ साफ तय कर देता है। मंडावा की राजनीति को समझने की चाबी यहाँ के सामाजिक समीकरण में छिपी है। देखिए, लगभग 1/3 आबादी मुस्लिम है, करीब 16% अनुसूचित जाति और बाकी अन्य हिंदू समुदाय। इस समीकरण को समझे बिना कोई भी रणनीति अधूरी है। और यहीं पर एक जिम्मेदारी की बात भी आती है। जब हमारे पास ऐसा डेटा होता है तो यह हर राजनीतिक दल और नेता का कर्तव्य बन जाता है कि वो लोगों की निजता का सम्मान करें। भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत हर नागरिक की सहमति और गरिमा सर्वोपरि है। जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ बेहतर शासन के लिए होना चाहिए, किसी को बांटने के लिए नहीं। तो आंकड़े हमने देख लिए, अब बारी है विश्लेषण के अगले पड़ाव की। चलिए मुख्य राजनीतिक खिलाड़ियों की अंदरूनी ताकत और कमजोरियों पर एक नजर डालते हैं। अगर हम कांग्रेस और उसके गठबंधन की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी ऐतिहासिक पकड़। पिछले 11 में से 9 बार वो जीते हैं। साथ ही एक मजबूत स्थानीय उम्मीदवार भी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जैसे गठबंधन के कार्यकर्ताओं में आपसी खींचतान और एक कमजोर होता जमीनी संगठन। बाहर की दुनिया में देखें तो मौके भी हैं और खतरे भी। मौके क्या हैं? पानी और रोजगार जैसे मुद्दों पर लोगों की नाराजगी को सही दिशा देना। और खतरे? बीजेपी का मजबूत केंद्रीय प्रचार अभियान और सोशल मीडिया पर फैलने वाला डिसइन्फॉर्मेशन, जो आज के दौर का एक बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, अब थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं। ये समझना जरूरी है कि पिछले चुनावों के नतीजों ने मंडावा की आज की राजनीतिक हकीकत को कैसे शक्ल दी है। ये टाइमलाइन देखिए, ये साफ दिखाती है कि मंडवा का मिजाज कितना बदलता रहा है। कभी एक तरफा जीत तो कभी वोटों का बुरी तरह बिखर जाना। 2018 में तो मुकाबला इतना करीबी था कि हार जीत का फैसला महज 2,346 वोटों से हुआ। और फिर 2023 में कहानी ने एक और मोड़ लिया। तो इस सफर में कुछ बहुत दिलचस्प मोड़ आए। जैसे 2013 में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने आकर पूरे सिस्टम को ही हिला दिया था।
फिर 2018 तक दोनों बड़ी पार्टियों ने अपने अपने वोट बैंक को फिर से इकट्ठा किया। एक और बड़ी बात, 2010 के बाद युवाओं की भागीदारी बढ़ी, वोटिंग 70% के पार चली गई। और 2023 की जीत का राज, कांग्रेस गठबंधन ने मुस्लिम और अनुसूचित जाति के वोटों को एक साथ लाने में कामयाबी हासिल की। तो हमने विश्लेषण कर लिया, अब आगे क्या? अब हम एक ऐसे सिस्टमैटिक अप्रोच पर नजर डालेंगे जो किसी भी नेता को इस क्षेत्र की सेवा करने का एक रोड मैप दे सकता है, मतलब डेटा से एक्शन तक का सफर। इस फ्रेमवर्क को हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये एक 4 मुंह वाली रणनीति है जिसमें चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव यानी कहानी और संसाधन, इन चारों पहलुओं को एक साथ लेकर चला जाता है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो चुनावी रणनीति का मतलब है सही वोटरों तक सही संदेश पहुंचाना। संगठनात्मक का मतलब है जमीन पर कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम तैयार करना। नैरेटिव मतलब विकास और सम्मान की एक ऐसी कहानी बनाना जो लोगों से जुड़े। और संसाधन मतलब हर रुपए का सही इस्तेमाल। ये चारों चेहरे जब एक साथ काम करते हैं तभी एक भरोसेमंद व्यवस्था बनती है, और यही भरोसा लोकतंत्र का आधार है। भारतीय संविधान भी हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था वही है जो इस संवैधानिक मूल्य को अपने काम के केंद्र में रखे। और इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए ये रहा 90 दिन का एक एक्शन प्लान। देखिए, चुनाव से 90 दिन पहले जमीनी काम शुरू करने से लेकर वोटिंग के दिन तक हर एक कदम की योजना पहले से तैयार है, ताकि बड़ी बड़ी बातें सिर्फ कागजों पर न रह जाएं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, सिर्फ एक चुनाव जीत लेना ही तो मंजिल नहीं है, है ना? असली चुनौती तो ये है कि कोई भी राजनीतिक सिस्टम लोगों का स्थायी विश्वास कैसे जीते। शायद इसका जवाब सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि उन आंकड़ों को सुशासन में बदलने की नीयत और काबिलियत में छिपा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 4 2040 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।